हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायो क्लास। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन की, और कुछ और कंसेप्ट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, इससे पहले हमने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। तो चलिए बात करते हैं इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन क्या है। इसमें बच्चों हम इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म बेसिकली क्या होता है, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया हम जिसको कह सकते हैं भाई, जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, उस एरिया में कुछ स्पेशल ऑर्गेनिजम्स या लाइक स्पेशली मोथ्स, जो मोथ्स हैं वो कैमोफ्लेगिंग शो करते हैं लाइट कलर्ड मोथ्स के कंपेयर में जो डार्क कलर्ड है। और मतलब वो एक तरह से कैमोफ्लेगिंग आप समझते हैं, लाइक प्रीडेटर से या दूसरे बर्ड से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कलरेशन है, जो उनकी पिगमेंटेशन है, वो जो ट्री ट्रंक्स होते हैं या जो ट्रीज़ की जो कलरिंग है उससे मैच करती है, जिससे प्रीडेटर्स उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो ये सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म के ऊपर ही हमारा ये टॉपिक बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन में क्या है। ए केस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वॉज सीन इन इंग्लैंड इन 1850s। 1850 में एक केस आया नेचुरल सिलेक्शन का इंग्लैंड में। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अ पीपर्ड मॉथ बिस्टन बेटुलेरिया, जिसको हम कहेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले की बात हो रही है। तो बच्चों, उससे पहले जो मोथ उसकी दो फॉर्म्स थी मेनली, मतलब इस मौत की दो फॉर्म्स हैं, ग्रे कलर और ब्लैक कलर। ओके, कार्बन एरिया दो कलर के मौत्स हैं, ग्रे कलर एंड ब्लैक कलर। इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन ओनली द ग्रे कलर्ड फॉर्म्स ऑफ मॉथ्स वर प्रेजेंट। यानी कि जब तक अर्ली 19th सेंचुरी तक इंडस्ट्रियलाइजेशन जब तक नहीं हुआ था, तो सिर्फ ग्रे कलर्ड मॉथ्स ही वहाँ पर प्रेजेंट थे। उसके बाद क्या हुआ, द डार्क फॉर्म्स वर रेयर। डार्क फॉर्म बिल्कुल रेयरली, कभी कभार ही मतलब देखने को मिलती थी या रेयरली ही प्रेजेंट थी। द ग्रे कलर्ड मोथ्स वर सीन ऑन द ट्री ट्रंक्स कवर्ड विद लाइकेंस। जो ग्रे कलर्ड मोथ्स हैं वो पेड़ों के ऊपर दिखाई देती थी, जिन ट्री ट्रंक्स के ऊपर लाइकेन प्रेजेंट है, लाइकेन की कवरिंग बनी हुई है, जिससे वो कैपेबल थी खुद को एस्केप करने में एनिमीज से, यानी कि कैमोफ्लेज वो यहाँ पर शो करती हैं। लेटर ऑन इन 1920, उसके बाद 1920 में क्या हुआ, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट हुई तो पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन टाइम पर जो लाइकेंस हैं वो तो धीरे धीरे फिनिश हो गई, जो ट्री ट्रंक्स थे उनके ऊपर। तो जब ट्री ट्रंक्स हैं वो अब डार्क कलर के दिखाई देने लगे, किसकी वजह से, जो इंडस्ट्रियल सूट थी वो उनके ऊपर डिपॉजिट हो गई। यानी कि आप कह सकते हैं या आपने देखा होगा, जैसे जिन एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं तो वहाँ पर एशेज़ की तरह या छोटे छोटे है ना, ऐसे पार्टिकल्स ऐसे हवा में प्रेजेंट रहते हैं, उड़ते रहते हैं ऐसे ही। तो आप देख सकते हैं वहाँ पर क्या होता है, जो ट्रीज़ हैं, ट्री ट्रंक्स हैं, उनके ऊपर उनका डिपोजिशन देखा जा सकता है। अब क्या हुआ बच्चों, उसके बाद जो बर्ड्स हैं वो अब एबल थे किस चीज़ में, मोथ्स को स्पॉट करने में, इजीली वो उन्हें दिखाई देते थे उनके ऊपर, क्योंकि कैमोफ्लेजिंग तो अब नहीं वहाँ पर काम कर रही है, और वो इजीली फीड कर सकते थे उनके ऊपर। इसीलिए अब क्या हुआ, धीरे धीरे ग्रे कलर्ड मोथ्स हैं वो बर्ड्स ने उनको खाना शुरू कर दिया, और डार्क कलर्ड मोथ्स वहाँ पर एस्केप हो गए बर्ड से, मतलब उन्होंने खुद को बचा लिया, क्योंकि उनकी कैमोफ्लेजिंग वहाँ पर काम आ रही है भाई, उनकी कलरिंग तो सेम है, तो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे थे। अब क्या हुआ बच्चों, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम पास हुआ, मतलब धीरे धीरे टाइम आगे चला, तो जो कोल है उसको रिप्लेस किया गया इंडस्ट्रीज़ में ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी से। ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर यूज़ होने लगी कोल की जगह। तो अब जो सूट प्रोडक्शन था वो कम हो गया, और अल्टीमेटली अब क्या हुआ, जो सूट था ट्री ट्रंक्स के ऊपर उसकी डिपोजिशन कम हो गई। अब हुआ क्या, जो ट्री ट्रंक्स है अब वो दोबारा से ग्रे हो गए कलर में, जिसकी वजह से ग्रे कलर्ड मोथ्स दोबारा फिर कैमोफ्लेजिंग शो हो रही थी वहाँ पर। तो ग्रे कलर्ड मोथ्स हैं जो दोबारा से उनकी नंबरिंग इंक्रीज़ हो गई। तो ये एक क्लियर एग्जांपल है बच्चों हमारे सामने, जहाँ पर हम देख सकते हैं एक्शन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, एक्शन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या इवोल्यूशन कैसे है नेचुरल सिलेक्शन से। तो एक बार आपने इसको पढ़ लेना है, नोट भी करते रहना साथ साथ। आगे बच्चों हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन बच्चों कौन से होते हैं, यानी कि आप कह सकते हो भी ह्यूमन बींग्स के द्वारा कोई भी ऐसे नेगेटिव एक्शंस किए जा रहे हों, जैसे मान लो फर्टिलाइज़र्स और इस तरह की चीज़ें हम यूज़ करते हैं सॉइल में। तो मतलब टोटल आप उसको अभी समझ जाएंगे, ये हम जो केस पढ़ने वाले हैं इससे। तो यहाँ बच्चों मेनली हम कौन सा कंसेप्ट पढ़ेंगे, जो रेजिस्टेंस है मॉस्किटोज़ का पेस्टिसाइड्स के लिए, यानी कि मॉस्किटो क्या हो गए हैं, रेजिस्टेंट हो गए हैं, उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा पेस्टिसाइड्स का। तो बच्चों यहाँ हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं डीडीटी का जो केस है। व्हेन डीडीटी वाज इंट्रोड्यूस टू कंट्रोल मॉस्किटोज, जब शुरू में डीडीटी को यूज़ किया गया मॉस्किटो कंट्रोल करने के लिए, इट वाज ट्रेमेंडसली सक्सेसफुल। यानी कि वो ट्रेमेंडसली सक्सेसफुल कैसे हुई, बहुत ज़्यादा सक्सेस वो हुई थी
यानी कि जो मॉस्किटोज़ के ऊपर जो कंट्रोल था वो टोटली उन्होंने पा लिया था। मोस्ट ऑफ द मॉस्किटोज़ वर सेंसिटिव टू डीडीटी। बहुत सारे जो मॉस्किटोज़ थे वो डीडीटी के लिए बहुत सेंसिटिव थे, इसलिए धीरे धीरे जो उनकी किलिंग है वो शुरू हो गई। इस तरीके से जो पॉपुलेशन थी मॉस्किटोज़ की, सब कुछ किल हुए, उसमें ऐसा नहीं है कि सभी, तो कुछ जो मॉस्किटोज़ थे बच्चों वो रेजिस्टेंट हो गए और सर्वाइव कर गए, यानी कि उन्होंने खुद को ऐसे रेजिस्टेंट कर लिया, खुद के अंदर ऐसे डेवलपमेंट की, उन्होंने चेंजेस किए जिससे डीडीटी का असर उनके ऊपर नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जब जो ये कुछ फ्यू मॉस्किटोज़ बचे हैं ना, तो ये मल्टीप्लाई करना इन्होंने शुरू किया और धीरे धीरे क्या हुआ, ऑलमोस्ट जो टोटल पॉपुलेशन थी मॉस्किटोज़ की वो रेजिस्टेंट हो गई है डीडीटी से। उसके बाद कुछ इसी तरह का जो पैटर्न है बच्चों वो ऑब्जर्व किया गया कुछ बैक्टीरियाज में, जहाँ पर वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो गए हैं। क्यों? वहाँ पर एक्सेस में यूज़ हुआ है ड्रग्स और मेडिसिन का। इसीलिए ये भी कहा जाता है, जैसे आप घर में गुड नाइट या दूसरी जो कॉयल्स यूज़ करते हो जो भी है मच्छरों के लिए, तो उनका ना चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए जो मॉस्किटोज़ हैं वो रेजिस्टेंट कर लेते हैं खुद को, जिससे उनके ऊपर उनका असर कम हो जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अडेप्टिव रेडिएशन की। ऐसा नहीं है कि आप हर रोज़ चेंज करें, नहीं, वीकली, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, मंथली भी आप चेंज कर सकते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, जिससे आपको मतलब आप रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आगे बच्चों हम बात करते हैं अडेप्टिव रेडिएशन क्या होती हैं। तो बच्चों ये ऐसी प्रोसेस है इवोल्यूशन की जहाँ पर डिफरेंट स्पीशीज़ एक गिवन जियोग्राफिकल एरिया के अंदर एक पॉइंट से शुरू होकर और वो रेडिएट करती हैं दूसरे जियोग्राफिकल एरिया में, उसे हम क्या कहेंगे, अडेप्टिव रेडिएशन। यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में वो एक पॉइंट से शुरू होती हैं और उसके बाद वो रेडिएट करती हैं दूसरे जियोग्राफिकल एरियाज़ में। हाँ, इवोल्यूशन की इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एडेप्टिव रेडिएशन। यहाँ पर डार्विन्स फिंचेस है और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ये दोनों ही बहुत अच्छे एग्जांपल हैं एडेप्टिव रेडिएशन के। अगर हम बात करें आगे, जब एक से ज़्यादा एडेप्टिव रेडिएशन अपीयर हो जाएं बच्चों एक ही पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में, जो कि अलग अलग हैबिटेट को शो करती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसके अंदर एग्जाम्पल आप कर सकते हैं प्लेसेंटल मैमल्स एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का। आगे हम बात करते हैं बच्चों बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे कि नेचुरली फिटेस्ट और फिटनेस, यानी कि फिटेस्ट सर्वाइवल का जो प्रिंसिपल है वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, मतलब जो फिटेस्ट होंगे वही सर्वाइव करेंगे, वही इनहेरिटेड होंगे। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों जो बेटर एडोप्ट कर गए, सर्वाइव कर गए, और कुछ हैं जो होस्टाइल एनवायरनमेंट में एडप्ट नहीं कर पाए। तो फिटनेस यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई एक रिजल्ट था उनके अडॉप्ट करने की एबिलिटी का, और नेचर ने उनको नेचुरली सेलेक्ट किया, मतलब नेचर में सेलेक्ट होने के लिए। देखो आप फिटेस्ट सर्वाइवल कैसे समझ सकते हो, सपोज करो ये एक एरिया है, यहाँ पर बहुत सारे ये बर्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट है, कोई एक स्पीशीज़, और यहाँ पर एक लिमिटेड अमाउंट में मतलब फूड उनके लिए अवेलेबल है, लिमिटेड अमाउंट में है बिल्कुल। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो फिट होंगे वो उनको कैप्चर करेंगे, या हम कह सकते हैं भाई वो यहाँ पर सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज जो दूसरे हैं या तो मर जाएंगे या फिर यहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे, यहाँ से बाहर हो जाएंगे। तो फिटेस्ट सर्वाइवल का ही हमारा प्रिंसिपल यहाँ ऐसे काम करेगा। लेमार्क ने कहा इवोल्यूशन के बारे में, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म हैड अकर्ड बट ड्राइवन बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, कि ये तो बात सही है कि इवोल्यूशन है जो लाइफ का वो हो रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं यूज़ और डिसयूज़ इसके ऑर्गन से निकल के आ रहे हैं, कि हम किसी ऑर्गन को कितना यूज़ करते हैं और किसको यूज़ ज़्यादा नहीं करते हैं, तो वो भी इवोल्यूशन को शो करता है। ही गिव द एग्जाम्पल ऑफ जिराफ टू इवॉल्व देयर नेक बाय foraging leaves on tall trees and had to adapt by इलोंगेशन ऑफ देयर नेक्स। उन्होंने किसका एग्जाम्पल दिया, जिराफ का, कि जिराफ ने जैसे गर्दन हम देखते हैं काफ़ी लंबी होती है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी गर्दन से जैसे जो पेड़ों की पत्तियां हैं उनको वो खाते रहे, और इस तरीके से मेनली वो धीरे धीरे जो उनको फ्रेश लीव्स थी वो उनको पसंद थी, तो वो मतलब धीरे धीरे अपनी जो उनकी नेक थी उनका इवोल्यूशन उसी तरह होता हुआ चला गया। वो ऊपर से जो टॉल ट्रीज़ है, टॉल ट्रीज़ की जो लीव्स को वो फीड करते हैं उनके ऊपर, जिसकी वजह से उनकी जो नेक है वो इलोंगेट हो गई। उसके बाद ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये भी दो की कंसेप्ट थे किसके, डार्विनियन की थ्योरी के, इवोल्यूशन के। डार्विन ने बच्चों नेचुरल सिलेक्शन में कुछ ऑब्जर्वेशंस दी, लाइक उन्होंने कहा कि लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ओवर पॉपुलेशन, कंपटीशन रिसोर्सेज के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल है, सर्वाइवल फिटेस्ट के लिए। यानी कि देखो एक पर्टिकुलर एरिया में नेचुरल रिसोर्स, इस एरिया में नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, ओवर पॉपुलेशन होगी तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, और ओवर पॉपुलेशन से क्या होगा, रिसोर्सेज में कंपटीशन शुरू हो जाएगा। कंपटीशन शुरू होते ही रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल वहाँ पर करना पड़ेगा, और जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, जो कि मैंने आपको डिस्कस भी किया था इससे पहले, एग्जाम्पल के थ्रू बताया था। तो यहाँ तक बच्चों आज आपने कर लेना है। कल हम जो मैकेनिज्म है इवोल्यूशन का
वो डिस्कस करेंगे। और यहाँ हम डिफरेंस करेंगे लैमार्किज्म, डार्विनिज्म और म्यूटेशन थ्योरी के अंदर। ये टेबल के थ्रू हम पूरा पढ़ने वाले हैं, पूरा कंक्लूजन इसका हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज बच्चों आपने यहाँ तक कर लेना है। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ लेना।